बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप हमारा एक नया चैनल देख रहे हैं जो है ला प्रोफेशनल एजुकेशन बाय सरासिर। ये चैनल क्यों बनाया है? ये इसलिए बनाया है क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड ये थी कि हमें तकरीबन रेगुलर बेस पे लेक्चर नहीं मिल रहे। हमें ज़रूरत है बाकायदगी से थोड़े थोड़े वक्फे से लेक्चर आने की, एक रीज़नेबल टाइम में। मगर वो लेक्चर जो है पहले मेरी कुछ मसरूफियात थी, उनकी बिना पे मैं नहीं दे पाया। अब क्योंकि ला एजुकेशनल जो हमारा अकेडमी चैनल है यूट्यूब का, उसकी टोटल एडिटिंग जो है गुलाम फरीद फतेहान एडवोकेट साहब करते हैं और वो लंदन शिफ्ट हैं, तो उनकी फिर अलग मसरूफियात होती हैं और स्टूडेंट की डिमांड फिर अलग है। तो इस तरीके से स्टूडेंट बार बार हमें ये कहते हैं कि आप कोई रेगुलर बेस के ऊपर जो आप लेक्चर की रिकॉर्डिंग करें। तो इसलिए जो है हमने इस चैनल को जो है अलग से बनाया है। इस पे रेगुलर बेस के ऊपर आपको लेक्चर मिलेंगे। ला एजुकेशन अकेडमी चैनल भी हमारा वो है, हम उस पर भी लेक्चर जो है अपलोड किया करेंगे, मगर इस पे तेज़ी के साथ जो है अपलोडिंग होगी। तो इस नए चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और सदका जारिया की नीयत से इसको आगे फैलाएं। हमने इस चैनल पर एक सिलसिला शुरू किया है कि LLB का जो प्रोग्राम है, जो 4 साल LLB का कोर्स हुआ है, उसकी हम तमाम किताबों के इंशाअल्लाह ताला बहुत ही आसान, जामिया और ऐसे अंदाज में आपको लेक्चर देंगे कि इंशाअल्लाह ताला आप जो हैं आला तरीन नंबरों से फर्स्ट अटैम्प्ट में पास होंगे और बहुत अच्छी कामयाबी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज का जो लेक्चर है ये LLB का क्रिमिनल लॉ का लेक्चर है। देखें, क्रिमिनल लॉ जो है उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि जुर्म है क्या, जुर्म होता क्या है, कितने अनासर, कितने इंग्रेडिएंट्स मिलकर जुर्म को बनाते हैं। और आपको ये देखना पड़ेगा कि जुर्म होने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का आपस में इंटरलिंक होना ज़रूरी है। अगर वो इंटरलिंक नहीं हुआ तो वो जुर्म नहीं बनेगा। हम सबसे पहले देखते हैं कि जुर्म के लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो है मेंजरिया और एक्टेसरिया। इसको एक्टेसरियस भी कहते हैं। मेंजरिया क्या है? पहले ये देखें, क्रिमिनल लॉ के अंदर जुर्म तब होगा जब आपका इरादा भी हो, आपकी नीयत भी हो, आपको इल्म भी हो कि ये चीज़ जुर्म है। इसको कहते हैं मेंजरिया। कि यानी आपका क्रिमिनल स्टेट ऑफ माइंड या गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड या गिल्टी माइंड होगा तो मेंजरिया कि आपका इरादा है कि मैंने जुर्म करना है। यानी आपके जहन में जो प्लानिंग चल रही है, जहन में जो मंसूबा है, उसको हम कहते हैं मेंजरिया। मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने मुझसे कोई नाहकी की और ऐसी की कि मैं उसको, मेरा ज़मीर मुझे ये कहता और मेरे माइंड ने इरादा कर लिया कि मैंने उस शख्स को मारना है। अब ये जो मेरे जहन में चल रहा है ना कि मैंने उसको मारना है, जो उसकी वजूहात हैं, जो मैं मेंटल प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि मुझे किस तरह उस पर अटैक करना चाहिए, किस वक्त अटैक करना चाहिए, वो सारा का सारा है मेंजरिया। अब इस तमाम जो मेरी मेंटल स्टेट है, जो मेरे जहन में मंसूबा बंदी है, इसको लेकर जब मैं कोई अमल करूँगा, इसको कहेंगे एक्टेसरिया। मिसाल के तौर पर मेरे जहन में था मैंने उस बंदे को कत्ल करना है। अब कैसे कत्ल करना है? तो मुझे सबसे बेहतरीन हल ये लगा कि मैं कोई जहर ख़रीदता हूँ और वो जहर उसके किसी खाने में डालता हूँ। ये सारा मेरी मेंटल प्रिपरेशन है, ये सारा मेंजरिया। अब आएगा एक्टेसरिया कि मैं किसी ऐसी दुकान की तरफ चला कि जहाँ पर मुझे ये पता था कि ये शख्स मुझे ये जहर दे देगा, मेरा कोई दोस्त था या कोई भी वजूहात की बिना पे मैं वहाँ से आसानी से ख़रीद सकता हूँ। तो ये अब मेरी जो फिज़िकल प्रिपरेशन है, जो मेरी बॉडी सब कुछ कर रही है, मैं अपने कदमों पे चल कर जा रहा हूँ, उसको पैसे दे रहा हूँ, वहाँ से जहर ले रहा हूँ, ये सारा का सारा क्या एक्टेसरिया। तो हमारा क्रिमिनल लॉ ये कहता है कि हर जुर्म होने के लिए मेंजरिया और एक्टेसरिया दोनों का साथ होना ज़रूरी है।
हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे हमारे पास ऐसे हालात होंगे कि जहाँ पे खाली एक्टिस रिया वो भी जुर्म होता है, और कभी खाली मेंस रिया ये भी जुर्म हो जाता है। मगर ज़्यादातर ये है कि दोनों का मिलाप होगा, एक्टिस रिया और मेंस रिया का, तब हम जाकर जुर्म हमारा स्टेब्लिश होगा। अब हम यहाँ पर चलते हैं कि मेंस रिया के अंदर बाद में आएंगे, पहले हम आते हैं एक्टिस रिया क्या है। देखिए, हमने देखा कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ एक्टिस रियस कि इसके अज्जा क्या है। एक्टिस रिया के, एक्टिस रिया का पहला अज्जा है, पहला जुज है, पहला इंग्रेडिएंट है मस्ट बी एन एक्ट। वो कोई अमल होना चाहिए, वो कोई अमल होना चाहिए। खाली बैठे बैठे आप किसी को ख्यालों में कत्ल कर दें, उसका कोई कानून में कोई जवाज नहीं। आपके जहन की एक सोच है, आप चाहे कुछ भी कर दें। मगर एक्टिस रिया में जुर्म होने के लिए एक्टिस रिया में पहले मस्ट बी एन एक्ट, आपके जिस्म का कोई एक्ट हो, वो एक्ट क्या हो। दूसरा मस्ट बी इलीगल, वो जो आपका अमल हो वो गैर कानूनी हो। देखें, मैंने किसी को मारने के लिए चाकू खरीदा, अब इसके दो पर्पस हैं। वही चाकू यहाँ पे क्या लिखा, मस्ट एन एक्ट, मस्ट बी एन एक्ट, मस्ट बी इलीगल। वो एक्ट जो है वो इलीगल हो। चाकू खरीदना कोई जुर्म नहीं, मगर इस इरादे से मेंजरिया कि इस इरादे से खरीदना कि मैंने से किसी का कत्ल करना है, ये क्या बन जाएगा, एक्ट मस्ट बी इलीगल। उसका जो अमल है वो गैर कानूनी बन जाएगा, चाकू खरीदना गैर कानूनी हो जाएगा। दूसरा है मस्ट बी वॉलेंट्री। वॉलेंट्री जो है यानी अपनी आज़ाद मर्जी से, अपने फेल से, अपने अमल से, अपने हवास में। एक होता है इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे अचानक किसी गर्म चीज़ को हमने छुआ और रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से हमने एकदम उसको छोड़ दिया, ये वॉलेंट्री नहीं है। हमारे दिल की धड़कन वॉलेंट्री नहीं है, हमारी आंतों की हरकत वॉलेंट्री नहीं है, ये खुद ब खुद हो रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वॉलेंट्री, हम सांस ले रहे हैं, रोक भी सकते हैं, हर हाथ को हरकत देना वॉलेंट्री। तो यहाँ पर क्या कहा गया, वो जो हमारा एक्ट है वो वॉलेंट्री होना चाहिए, कि यानी हम जानबूझ के अपनी आज़ाद मर्जी से वो अमल कर रहे हो। अगला क्या है, एक्ट मस्ट बी कनेक्टेड टू मेंजरिया। जो हम अमल कर रहे हैं उसका ताल्लुक हमारे मेंजरिया से हो। मैं भी इसको समझाता हूँ। अब यहां तक हमने देखा ना, अब इसको दोबारा देखें। क्रिमिनल लॉ में, फौजदारी कानून में, जब आप कोई जुर्म करते हैं तो उसके लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहला है आपके जहन के अंदर उसका पूरा मैप बनना, नक्शा बनना, ख्याल आना, प्रिपरेशन, मेंटल प्रिपरेशन, जहनी मंसूबा बंदी, उसको कहते हैं मेंजरिया। और एक्टसरिया कि आप उस सोच को, उस मेंटल प्रिपरेशन को, उस मेंटल मैप को, उस जहनी सोच को लेके जब कोई अपने जिस्म की हरकत अमल के साथ कोई ऐसा अमल करें जो कि गैर कानूनी हो, तो ये अब मेंजरिया के ताबे आपने ये अमल किया। जैसे कि मैंने जहर लिया क्योंकि मेरे जहन में सोच थी कि मैंने इस बंदे को जहन से, जान से मारना है। अब वो जहनी सोच और ये मेरा जिस्म का अमल के मैं चल कर गया, मैंने उसको पैसे दिए, उस बंदे ने मुझे जहर दिया, ये सारा का सारा एक्टिसरिया। तो एक्टिसरिया क्या कि मेंजरिया और एक्टिसरिया दोनों कनेक्टेड हो गए, अब जाकर ये चीज़ जुर्म बनी। खाली मेंजरिया भी जुर्म नहीं है। मिसाल के तो मैं जहन में कहूँ मैंने उसको फांसी दे दी, मैंने उसको कत्ल कर दिया, उसका सर फाड़ दिया, कुछ भी मैं जुर्म कर रहा हूँ, मगर जहन से कर रहा हूँ, गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड है, मेंजरिया है, ये कोई जुर्म नहीं है। अगर मुझसे मेंजरिया तो नहीं है, मेरे जहन में कुछ भी नहीं है, और गैर इरादी तौर पर मुझसे कोई जुर्म हो जाए, जैसे कुर्बानी के दिनों में बकरा ईद पर हम अक्सर देखते हैं कि लोग बेख्याली में चाकू को हाथ में यूं लेके चल रहे होते हैं, और अगर फॉर एग्जांपल अचानक उनका चेहरा साइड पर हुआ और सामने से कोई शख्स आया, अब उसको लग गया, ठीक है, अब ये उसका गैर इरादी एक अमल था,
اس کے ساتھ ایسا ہوا، یا مثال کے طور پر ڈاکٹر جو تھا اس کا گلٹی اسٹیٹ آف مائنڈ نہیں تھا، وہ ایک مریض کا اچھی نیت سے گڈ فیتھ سے آپریشن کر رہا تھا، جو ہمارا پی پی سی کا چیپٹر جو 4 ہے جنرل ایکسیپشنز، وہ اسی کو ڈیل کرتا ہے کہ ہم اچھی نیت سے کوئی کام کریں اور پھر وہ کام غلط ہو جائے تو وہ جرم نہیں ہوتا۔ تو ہم نے کہ یہاں تک کیا دیکھ لیا، جب تک ذہن کی پلاننگ، منصوبہ بندی، جرم کرنے کا کوئی سوچ وہ ہو، اور ساتھ ہمارا کوئی کرمنل ایکٹ ہو، ہمارا کوئی اس کے اندر کوئی ایسا فزیکل باڈی کا جسمانی طور پہ اس کے لیے کچھ کرنا، کوئی عمل کرنا، کوئی جرم کرنا، دونوں مل جائیں تو جرم ہوگا۔ اب یہاں پر ہے گراؤنڈ آف آٹومیٹزم۔ آٹومیٹزم کہتے ہیں کہ ہمارا اپنے مسل پہ کنٹرول نہ ہونا۔ ہم ذہنی طور پہ بھی ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا جسم میں کوئی ایسی بیماری لگ جائے کہ ہمارا جسم پہ کوئی کنٹرول نہ ہو، ہم دماغی طور پہ پاگل ہو جائیں، اور آٹومیٹزم میں اپنے آپ ہی ہمارے جسم کی باڈی کسی شخص کا سر پھاڑ دے، کوئی اینی ون کو جرم کر دے اور اپنے ہوش میں بھی نہ ہو، اور میڈیکلی یہ پروف ہو جائے یہ پاگل تھا، تو وہ جرم نہیں ہوگا۔ یہ فزیکل ہم جسمانی طور کے اوپر کچھ ایسا کر دیں کہ جو ہمارے غیر ارادی طور پہ آٹومیٹزم ہمارے مسلس نے خود کروا دیا۔ میں نے بھی آپ کو مثالیں دی جو جنرل ایکسیپشن چیپٹر 4 ہے۔ اب اس میں ایک بڑا پیارا کیس ہے۔ اس میں کیس یہ ہے، ایک عورت نے ایک آدمی پہ الزام لگایا اور اس نے یہ کہا اس شخص نے میرا ریپ کیا، بڑا مشہور کیس ہے۔ جب اس آدمی کا ٹیسٹ ہوا تو پتہ چلا جس وقت اس پہ یہ الزام لگایا تھا تو میڈیکلی ٹیسٹ نے ثابت کیا اس کی باڈی کا شوگر لیول اتنا کم تھا کہ یہ بندہ تو اپنے جسم سے حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو دیکھیں اس آٹومیٹزم گراؤنڈ کی بنیاد کے اوپر کہ یہ بندہ تو اس قابل ہی نہیں تھا، تو یہ کیسے اس جرم کو انجام دے سکتا تھا؟ تو اس کا جو جرم تھا اس سے وہ آزاد ہو گیا، ایکویٹ ہو گیا، باعزت بری ہو گیا۔ اب ہے ہمارے پاس اومیشن۔ ہم نے دیکھا کوئی جرم کا عمل کرنے سے ہم مجرم بنتے ہیں، کئی مرتبہ ہم کچھ نہ کرنے سے بھی مجرم بن جاتے ہیں۔ دیکھیں جرم کرنے سے تو مجرم بنتا ہے، کئی مرتبہ کچھ نہ کرنے سے بھی ہم مجرم بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک پولیس والا کھڑا ہے، اس کی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ جرم کو روکے، اس کے سامنے 2 شخص آپس میں لڑ رہے ہیں اور ان کے اندر جھگڑے کی وجہ سے وہ زخمی ہو جاتے ہیں، یا وہ ان میں سے کوئی خدا نہ خواستہ مر جاتا ہے، تو اب پولیس والے تو دیکھو کوئی جرم نہیں کیا نا، وہ کھڑا اومیشن ہے، کوئی ایکٹ نہیں کر رہا، مگر اس کا نہ کرنا جرم بن گیا۔ کیوں کہ اومیشن میں اس کی اسٹیچوٹری پروویژن تھی پولیس آفیسر کی، اس کے اوپر ذمہ داری بنتی تھی اسٹیٹ کی طرف سے، قانون کی طرف سے، کہ تمہیں اس لیے ہی اپوائنٹ کیا گیا ہے، یہ پوسٹ تمہیں اس لیے دی گئی تم جرم کو کنٹرول کرو۔ تو ایک شخص کے اوپر اگر کوئی قانونی ذمہ داری بنتی ہے اور وہ نہ کرے، جیسے والدین پہ قانونی ذمہ داری ہے، وہ بچوں کو خوراک بھی دیں گے، ان کی پرورش بھی کریں گے، ان کی ہر طریقے سے ان کا ٹریٹمنٹ علاج وغیرہ بھی کریں گے، اگر وہ جان بوجھ کر بچے کو مارنے کی نیت سے ایسا نہیں کرتے، اور دیکھو کچھ بھی نہیں کر رہے، کچھ نہ کرنے سے بچے کو مار دیتے ہیں، وہ بھی مجرم ہے۔ تو اومیشن میں کیا آ گیا کہ آپ کی کوئی قانونی ڈیوٹی ہو اور آپ پھر وہ نہ کریں، کچھ نہ کرنے سے آپ مجرم بن گئے۔ دوسرا کنٹریکٹ، آپ کوئی کنٹریکٹ ہو، جیسے سیکورٹی گارڈ ہم رکھتے ہیں تو ان کا کنٹریکٹ ہے کہ انہوں نے اس شخص کی حفاظت کرنی ہے، یہ ان کا معاہدہ ہوا، کنٹریکٹ ہوا، اور وہ نہیں کرتے تو وہ شخص کچھ نہ کرنے کی بنیاد پر مجرم ہو جائے گا۔ پھر ہے ریلیشن شپ۔ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا، پہلے ہی بتا دیا کہ کچھ ریلیشن شپ ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے، جس طرح والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی نگہداشت کریں، اسی طریقے سے آپس میں کوئی مریض ہے، ڈاکٹر کا ایک ریلیشن ہے اس کے ساتھ، وہ اپنی اس ریلیشن کو پورا نہیں کرتا اور جان بوجھ کے اپنی جو ہے پروفیشنل مس کنڈکٹ کرتا ہے، تو وہ بھی اس میں مجرم آئے گا۔ آگے ہے ہمارے پاس انگریڈینٹس آف مینسریا۔ ہم نے ابھی تک پڑھا ایکٹس لیا کہ جسم کی حرکت دے کر
कोई गैर कानूनी अमल करने से शख्स मुजरिम बनता है। अब है मेंजरिया। मेंजरिया हमने देख लिया था कि गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड, यानी जहन में कोई मनसूबा बंदी करके जुर्म करने का इरादा। इसके इंग्रेडिएंट क्या है? पहला है इंटेंशन। आपका इरादा होना जरूरी है कि मैंने ऐसा करना है। मैंने मिसाल अभी दी थी, उस मिसाल को पूरे लेक्चर में याद रखना कि मेरा इरादा ये था कि एक शख्स ने मेरे साथ कोई जुल्म किया था और मेरा इरादा ये था कि मैंने इसको जहर दे के मारना है। तो मेरे जहन में इंटेंशन, इरादा था कि मैंने मारना है। तो मेंजरिया का पहला अज्जा, पहला उसका इंग्रेडिएंट क्या है कि उसकी इंटेंशन हो, उसका इरादा हो। नंबर 2, नॉलेज। उस शख्स को क्रिमिनल लॉ ये कहता है कि उसको नॉलेज भी हो कि इस चीज़ से ऐसा होता है। मेरा इरादा तो ये है कि मैंने शख्स को मारना है, मगर मैंने ये देखा कि फलां चीज़ एक पड़ी हुई है, मुझे अचानक यूँ लगा ये तो कोई वैसी कोई चीज़ है और मैं उसको, मेरा इरादा नहीं था, मैंने उसको उसमें डाल दिया, वो शख्स की तबीयत ख़राब हो गई, कुछ उसको नुकसान हो गया। तो देखो मुझे उसका नॉलेज नहीं था कि ये क्या चीज़ है, तो मैंने वैसे ही डाल दिया। तो अब ये जुर्म की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं जाता। बेशक मेरा इरादा था, एक्टस रिया भी हुआ, मेंजरिया भी हुआ, मगर उसके ताबे नहीं हुआ। मुझे पता नहीं था ये क्या चीज़ है। हाँ, मुझे पता हुई ये जहर है। तो कानून क्या कहता है? आपका इरादा भी हो और आपको इल्म भी हो कि ये चीज़ क्या नुकसान दे सकती है, तब आप उसको क्या करेंगे, अब मेंजरिया की कैटेगरी में आएगा, तब वो जाकर जुर्म बनता है। फिर है रेकलेसनेस, कि आपकी कोई बेपरवाही हो, आपकी बेपरवाही की वजह से भी कोई जुर्म हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप तेज़ी से गाड़ी चला रहे हैं, आपका इरादा ऐसा नहीं है कि आप कोई जुर्म करें, मगर आपकी उस लापरवाही की वजह से कोई शख्स मर जाता है, तो देखिए ये भी जुर्म की कैटेगरी में जाएगा। निगलिजेंस, आप किसी चीज़ को निगलेक्ट करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, उसके ऊपर कोई, यानी ये समझो कि निगलिजेंस के अंदर दो तरह की कैटेगरी आएगी, ग्रॉस और ऑर्डिनरी। जब तो कोई बहुत बड़ी खता कर रहे हैं, ग्रॉस लेवल की कर रहे हैं, या बहुत आम लेवल की कर रहे हैं, दोनों तरीके से अगर आप निगलिजेंट हैं, इसकी थ्योरीज आएंगे निगलिजेंट की, उसका अलग लेक्चर आएगा, उसको बड़ी तफसील से हम बताएंगे, तब आप जुर्म कर रहे हैं। तो देखें मेंजरिया, आपका अब कानून दिमाग पड़ेगा कि आपका इरादा क्या था। ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। देखें इन छोटे से नुक्तों में से कोई एक दो गायब हुआ तो जुर्म की सेक्शन टूट जाती है, वो जुर्म दूसरे जुर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कत्ल अमद, जानबूझ के कत्ल करना, कत्ल खता बन जाता है, कत्ल शब अमद बन जाता है। तो इसको किसकी बुनियाद पर? मेंजरिया और एक्टिसरिया, ये जुर्म की काया को पलट देते हैं। तो मेंजरिया के इंग्रेडिएंट क्या है? पहला कि इंटेंशन, आपका इरादा हो कि मैंने उसको मारना है। दूसरा, आपको नॉलेज भी हो कि किस चीज़ से बंदा मरता है। तीसरा, कि आपकी कोई लापरवाही ऐसी हो गई हो, और वो लापरवाही ऐसी हो कि आपका इंटेंशन भी हो और आपकी उसमें नॉलेज भी हो। अब है निगलिजेंस, कि आपने कोई ऐसी खता कर दी, निगलिजेंस आपने कर दी कि जो छोटे लेवल की भी हो सकती है और बड़े लेवल की। अब है क्रिमिनल लायबिलिटी, कब कानून हरकत में आएगा, कब आप जिम्मेदार होंगे कि आपने जुर्म किया है। दो चीज़ें होंगी, अभी तक हमने दोनों देख ली। अगर आपका जहन ख़राब है, जहन गंदा है, उसमें मनसूबाबंदी चल रही है, उसके ज़रिए आप कोई गलत कोई जुर्म करना चाहते हैं, तो वो मेंजरिया प्लस एक्टसरिया के आपने फिर वो जुर्म कर दिया, तो अब आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी, अब आप पे क्रिमिनल एक्टिव हो जाएगा और आप मुजरिम बन गए। एक्सेप्शंस, अब कुछ एक्सेप्शन है, कुछ इस्तशना है कि कई मर्तबा विदाउट मेंजरिया आपका इरादा गलत नहीं है, आपका जहन में कोई ऐसी गलती, ऐसा जुर्म करने का कोई इंटेंशन, कोई इरादा नहीं, मगर आप कुछ बगैर मेंजरिया के कुछ ऐसा काम कर दें, जैसे ट्रैफिक रूल। आपका इरादा नहीं है कि आप किसी बच्चे को मार दें, मेंजरिया आपके जहन में गलत इरादा नहीं है, तो विदाउट मेंजरिया आप क्या करते हैं, ट्रैफिक रूल की फॉलो नहीं करते उसको और आगे जाते हैं, और कोई बच्चा, अल्लाह ना करे, कोई हादसा किसी बच्चे का, किसी शख्स का हो जाता है,
तो विदाउट मेंजरिया आपके जहन में कोई गलत इरादा नहीं था, मगर आपने रूल फॉलो नहीं किया, अब आप मुजरिम बन गए। इसी तरीके से विदाउट एक्टिस रिया, बगैर एक्टिस रिया के आपने कोई जिस्मानी हरकत नहीं की, मगर आपके जहन के अंदर गलत इरादे थे। मिसाल के तौर पर अपने मुल्क के बारे में आप किसी भी तरह की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगर लेकर आएंगे, कोई ऐसा अपना प्लानिंग वर्क करेंगे कि मैंने अपने मुल्क के खिलाफ फला चीज़ करनी है, तो वो चीज़ क्या बन जाएगी, वो बगैर एक्टिस रिया के वो क्या बन जाएगा, आप मुजरिम बन जाएंगे। मिसाल के तौर पे अभी आपने कुछ नहीं किया, आप सिर्फ दोस्तों के साथ बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं और एक प्लानिंग, मेंटली प्लानिंग, अब सिर्फ प्रिपरेशन हो रही है कि हमने किस तरीके से इस मुल्क में दहशत गर्दी फैलानी, फसाद फैलाना है, वो कॉन्स्पिरेसी आपको मुजरिम बना देगी। तो देखो यहाँ पे मेंजरिया नहीं था, एक्टिस रिया नहीं था, ऊपर मेंजरिया नहीं था, मगर दोनों ने आपको मुजरिम बना दिया। वरना हमने क्या देखा था, मेंजरिया होगा, जहन खराब होगा, जहन में प्लानिंग होगी, और फिर उसके बाद कोई जुर्म करेंगे तो मुजरिम होते हैं। अब है जुर्म खुद क्या है। ये तुमने देखा कि मेंस रिया और एक्टिस रिया मिलकर जुर्म बनाते हैं, मगर कौन सी चीजें इकट्ठी होंगी तो जुर्म बनता है। इसेंशियल ऑफ क्राइम क्या है, तो क्राइम किसको कहते हैं, एनी एक्ट और ओमिशन दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इट इज कॉल्ड क्राइम। कोई भी अमल या ना अमल, ठीक है, किसी चीज का तर्क अमल, अगर वो कानून उसको उस पर पाबंदी लगाता है, उसको गलत करार देता है, तो अगर वो आप करें तो वो क्राइम होता है। ये 5 चीजें मिलेंगी जो बड़ी बड़ी हैं, वैसे छोटी भी हैं, मगर ये बड़ी बड़ी 5 चीजें मिलेंगी तो जाके जुर्म बनता है। पहला है ह्यूमन बीइंग, जुर्म करने वाला शख्स इंसान होना चाहिए। हम आगे हिस्ट्री में जाके पढ़ेंगे, जुर्म की हिस्ट्री में, कि पहले दौर में जानवरों को सजाएं दी जाती थी अगर वो कोई गलती करते थे। किसी जानवर ने किसी को टक्कर मारी, उसकी कोई हड्डी टूट गई या नुकसान हो गया, उस जानवर को बकायदा वैसे ही सजाएं मिलती थी जैसे आज हम इंसानों को मिलती है। हत्ता के जानवर फांसी पे भी चढ़ाए जाते थे, ज़िबा कर दिए जाते थे, मार दिए जाते थे। मगर आज के इस महज़ब दौर में ये कहा कि जुर्म करने के लिए इंसान होना ज़रूरी, उसको समझ हो। जानवर को क्या समझ, हाँ, जानवर कोई ऐसी गलती करेगा तो उसका जुर्माना हर्जाना मालिक भरेगा। तो जुर्म के लिए पहली चीज़ क्या है कि जुर्म होना ज़रूरी के लिए कि वो शख्स इंसान हो। दूसरा मेंजरिया, हमने अभी पढ़ा कि उसका इरादा हो, गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड हो। तीसरा एक्टिस रिया, वो भी हमने अभी पढ़ लिया पहले ही, कि वो कोई अपने अमल से या तर्क अमल से कुछ ऐसा करे कि किसी को कोई नुकसान, कोई जुर्म बनता हो, तो ये। चौथी चीज़ है इंजरी, इंजरी होना भी ज़रूरी है। उस शख्स को उस चीज़ की नोयत का नुकसान भी हो। मिसाल के तौर पर एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ और उसका मेंजरिया भी ये था कि मैंने आज इस बंदे की जान लेनी है। एक्टिस रिया, वो चाकू लेके भी आया। अंधेरा था, वो शख्स लेटा हुआ था, उसने उस पर वार करना शुरू कर दिए, तो वो शख्स वार करके जैसे ही चला गया, बाद में रेस्ट हुआ। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि जिस शख्स पे वार हुआ ये तो 2 घंटे पहले ही मरा हुआ था। तो देखो, मेंजरिया भी था कि दिमाग में इरादा भी था मारने का। एक्टिस रिया, उसने चाकू से वार भी किया, मगर इंजरी नहीं हुई, नुकसान नहीं हुआ। वो तो ऑलरेडी पहले ही मरा हुआ था, अब उसको कत्ल की सजा नहीं होगी। पुनिशमेंट, 5वीं चीज ये है जुर्म होने के लिए कि उस मुल्क का कानून उस चीज को जुर्म भी समझे, कि वो मुल्क ये कहे कि ये चीज मेरे पास जुर्म है। तो ये जो है हमारे पास 5 चीजें, कि वो इंसान हो, उसका मेंजरिया, उसके जहन में गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड हो। एक्टिस रिया, उसने इरादतन कोई अमल या तर्क अमल किया हो, इंजरी, शख्स को नुकसान भी पहुंचा हो। पुनिशमेंट, और उस जुर्म के लिए कानून में सजा भी हो। अब है स्टेजेस ऑफ क्राइम। जुर्म की स्टेजें कैसे होती हैं, जुर्म कैसे अपनी स्टेजों को कवर करता हुआ इब्तदा से इंतहा तक पहुंचता है,
दो जुर्म की स्टेज बनती है। पहली है इंटेंशन। इंटेंशन के ऊपर ना, यानी इरादे के ऊपर कोई सज़ा नहीं है। मैं ये कह दूं मैं फलां को जान से मार रहा हूँ, मैंने पहले ही बताया इरादे पे कोई सज़ा नहीं, मगर जुर्म होने से पहले कानून ये कहता है, क्रिमिनोलॉजी ये कहती है, माहिर कवानीन ये कहते हैं कि पहले जुर्म की पहली स्टेज जो होती है ना, पहला जो मरहला होता है, वो आपके जहन में इरादा आना होता है कि मैंने ऐसा करना है। इंटेंशन पहली स्टेज है। अब ये इनिशियल भी हो सकती है कि शुरू में सिर्फ जहन सोच रहा है, इनिशियल स्टेज। दूसरी ये सेकेंडरी स्टेज भी हो सकती है कि मेंटल प्रिपरेशन अभी आप कर रहे हैं, यानी पहले ये आया कि मैं एक बंदे को मारूंगा, ये इनिशियल स्टेज है। कैसे मारूंगा, अब ये जो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ ना, ये सेकेंडरी स्टेज है। मेंटल की सेकेंडरी स्टेज कि मैं कैसे मारूंगा, क्या उसको चाकू से मारूं और चाकू कहाँ से लूँगा, कैसे उस तक पहुँचूंगा, ये जो मेंटल प्रिपरेशन है ये सेकेंडरी। तो पहली इंटेंशन, दूसरी है प्रिपरेशन, तैयारी करना। अब जो मैंने ये इरादा कर लिया कि मैं उसको जहर दे के मारना है, अब मैं अपने घर से चला और मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं था, मैंने एक दोस्त से कहा कि मुझे मोटरसाइकिल दें, और मैंने उसको बता भी दिया कि मैं फलां बंदे को मारने के लिए जहर लेने जा रहा हूँ। अब वो भी, उसको क्योंकि नॉलेज हो गया और उसने मुझे मोटरसाइकिल दे दी, अब वो भी मुलजिम। अगर उसको कुछ नहीं पता था, मैं वैसे ही कह के लेके गया मैंने किसी काम से जाना, फिर वो मुलजिम नहीं। तो प्रिपरेशन, मैंने इसके लिए प्रिपरेशन की। याद रखना, प्रिपरेशन इन इटसेल्फ इज नॉट ए क्राइम। तैयारी करना कोई जुर्म नहीं है। मैंने जहर ले लिया, मैं घर भी आ गया, अब ये जहर लेना मेरे लिए कोई जुर्म नहीं है। क्यों? मैंने उसको दिया तो नहीं। तो दूसरी स्टेज क्या होती है? प्रिपरेशन, कि मैंने उसके के लिए क्या किया? तैयारी कर ली। आगे है अटेम्प्ट। अगर मैंने उसके लिए कोशिश की, देखना मैंने कोशिश की है, मैंने जुर्म भी नहीं किया। जैसे मैंने कोशिश की कि वो बंदे को मैं जहर डाल दूं, अब मैंने उस बंदे को जहर डाल दिया और उसने अपने लेकर उस चाय को मुंह तक लेकर आया। अभी वो पीने वाला था, अचानक कोई ऐसा शोर हुआ या किसी शख्स का धक्का लगा और वो चाय उससे नीचे गिर गई। अब मैंने अटेम्प्ट कर दिया, यानी मैंने अपनी तरफ से उसको मारने का इरादा जो था, अटेम्प्ट, मैंने कोशिश कर ली। इस पे कानून में अलग सजाएं हैं, और जहां पर नहीं है उसकी अटेम्प्ट की सजाएं वो हम पीपीसी में जाकर देखेंगे। आगे है आखिरी, एक्चुअल कमीशन ऑफ क्राइम। मैंने हकीकत में जुर्म ही कर दिया। मसलन कि मैंने उस शख्स को जहर दे दिया और वो मर गया। ये आखिरी स्टेज होती है। देखो पहली स्टेज क्या है जुर्म की, कि स्टेजेस ऑफ क्राइम। पहले है इंटेंशन, मैंने जहन में इरादा किया। अब ये इरादा क्या है? इनिशियल स्टेज, कि पहली स्टेज इरादे की ये है कि मैंने अभी सोचा उसको मारूंगा। दूसरी मेंटल प्रिपरेशन, कि मैं कैसे मारूंगा, मैंने सोचा मैंने जहर दे के मारना है, ये उसकी दूसरी सेकेंडरी स्टेज। बी है प्रिपरेशन, कि मैं चल के गया और मैंने जहर ले भी लिया। अब प्रिपरेशन इन इटसेल्फ इज नॉट क्राइम। जो खुद तैयारी है वो अपने आप में क्राइम नहीं होती। जहर लेके आना, अभी मैंने उसको कुछ नहीं कहा, ये कोई जुर्म नहीं है। अटेम्प्ट, मैंने कोशिश की, चाय में डाला, वो चाय मुंह तक लेके गया, किसी ने उसको धक्का दिया, साइड पे गिर गई, अब ये क्राइम नहीं है। डी है एक्चुअल कमीशन ऑफ क्राइम, कि मैंने जुर्म कर दिया, चाय पी ली, उसकी डेथ हो गई। आखिर में देखते हैं काजेस ऑफ क्राइम। आखिर जुर्म क्यों होता है? इसके पीछे बहुत थ्योरीज हैं, बहुत कमेंट्रीज हैं, बहुत रिसर्च है, मगर आपके एलएलबी के अंदर हम इसके अहम ये पढ़ेंगे। पॉवर्टी की गुर्बत सबसे बड़ी ऐसी चीज़ है जो इंसान से जुर्म करवाता है। कोई भी इंसान बहैसियत खुद मुजरिम नहीं होता। दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, कि इंसान के पास इतने मसाइल हैं, इतने खर्चे हैं और वो बेरोज़गार है। तीसरी है डिस्क्रिमिनेशन, कि तबकाबाजी, तफरकाबाजी, आपस के अंदर ये देखना कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये फ़र्कबाजी जो है ना, ये जुर्म को जन्म देती है। फिर है नो इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून में यकसानियत ना होना, अमीरों के लिए और कानून होना, गरीबों के लिए और होना, ये सारे के सारे जुर्म की वजह है।
پھر ہے امپراپر ایجوکیشن، تعلیم اچھی نہ ہونا، تعلیم میں یہ نہ بتانا کہ یہ جرم کا مسئلہ کیا ہے. کاش ایسا ہو کہ ہمارے تمام جو ہے کورسز میں، خاص طور پہ 5ویں کلاس سے لے کے آگے تک، قانون کی تعلیم ایسے ایسے ان کی مینٹل سٹیٹ کے مطابق شامل کر دی جائیں تو ان کو پتہ ہو میں اگر ایسا کروں گا تو اس کے لیے یہ سزا ملے گی. پھر ہے نو پراپر چائلڈ اٹینشن، ماں باپ کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے اور سوسائٹی کی طرف سے اگر بچے کو اگنور کیا جا رہا ہے، ایک سے زیادہ پیار کیا جا رہا ہے دوسرے سے کم. ہم نے ہر روز عدالتوں میں ایسے کیس دیکھے ہوتے ہیں کہ اس میں جو مجرم ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ مجھے پراپر انٹینشن نہیں ملی. وہ شخص حتیٰ کہ سیریل کلر جو ہوتے ہیں ان میں بھی بہت سی پرسنٹیج ایسی ہے کہ جن کو ٹینشن بچپن میں نہیں ملی ہوتی، وہ بچپن سے ہی ماں باپ، اساتذہ اور سوسائٹی اس کو بغیر ارادے کے مجرم بنا دیتی ہے. آگے ہے نو پراپر گائیڈ سسٹم، کہ اس شخص کے لیے کوئی گائیڈ سسٹم نہیں ہے. اس کو اگر وہ غلط کر رہا ہے تو کوئی پراپر ایسا سسٹم نہیں کہ اس کو سمجھائے یہ مسئلہ کیا ہو سکتا ہے. یہ کہہ دیں کہ بھی یہ معاملہ غیر قانونی، اس طرح نہ کرو، مگر یہ نہیں بتاتے اس کا انجام کیا ہوگا، گائیڈ لائن نہیں ہے. اس کے بعد ہے کرپشن. کرپشن ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں پہ بدعنوانی، کہ آج آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہوا، آپ پولیس اسٹیشن گئے اور وہاں پر رشوت لے کر انہوں نے ملزم کی جو ہے ملزم کے حق کے اندر فیصلہ کر دیا اور وہ مجرم تھا، ملزم نہیں تھا، مجرم تھا، تو اب آپ کے اندر بدلہ لینے کا جو جنون اٹھ جاتا ہے. پھر یہ ایک ایسی سٹیج بن جاتی ہے کہ جو اینڈ لیس نہیں ہوتی، یہ چلتی چلی جاتی ہے. تو کرپشن بھی بہت سے جرموں کو جنم دیتی. آگے ہے آخری میں رول آف میڈیا، کہ جو ہمارا میڈیا ہے اس کا آج کل غلط استعمال یہ کہ اس پہ ایسے مواد ہیں کہ جو چھوٹے بچے اس کو دیکھتے ہیں اور وہ اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر فلموں، ڈراموں یا کسی ایسی جگہ پر انہوں نے دیکھا کہ فلاں اس طرح قتل کر دیا، فلاں نے ایسے جرم کر دیا، تو چھوٹے بچے کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے. تو والدین کو بھی چاہیے، اساتذہ کو بھی، اور ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس بچے کو موبائل فون نہ دیں یا اس کو ایسی ایکسیس نہ دیں کہ وہ ایسے جرم والی چیزوں کی طرف جاتا ہو. ہمارے حق میں بہت دعا کرنا. یہ ہمارا نیا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں، اس کا لنک بھی آگے شیئر کریں. اللہ حافظ.